नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रंगीन और रस्मों से भरी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। सिंधी शादियों की दुनिया। नमस्कार। हाँ, वाकई में बहुत दिलचस्प रिवाज होते हैं इनमें। हमारे पास हेमंत जगत्यानी का एक लेख है, सिंधी विवाह संस्कार, एक विस्तृत अवलोकन। तो आज इसी के जरिए हम गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद क्या है? देखिए, सिर्फ रस्मों की लिस्ट नहीं बनानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें समझना है कि इन रिवाजों के पीछे का मतलब क्या है। वो कौन सी परंपराएं हैं जो इन्हें खास बनाती हैं, और कैसे ये रस्में परिवारों को, दूल्हा दुल्हन को एक अटूट बंधन में बांधती हैं। सही कहा, वो जुड़ाव समझना जरूरी है। तो हम शादी से पहले की, शादी के दौरान की और शादी के बाद की कुछ खास रस्मों पर बात करेंगे। सिंधी शादियां, भाई वाह, परंपरा और जश्न का एक गजब का मेल होती है। तो चलिए शुरू करें। जरूर। तो कहानी शुरू होती है परिवारों के मिलने से। सबसे पहले आती है कच्ची मिस्री। हाँ, कच्ची मिस्री। ये एक तरह की अनौपचारिक मुलाकात है, जैसे उत्तर भारत में रोका होता है, कुछ वैसा। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। इसमें दुल्हन का परिवार नारियल, मिश्री, कपड़े, मिठाई, फल, ये सब लेकर आता है। ये सब तो मिठास और मतलब सौभाग्य की निशानियां हुई। बिल्कुल। और एक बहुत खास चीज है, कढ़ा प्रसाद। कढ़ा प्रसाद, ये क्या होता है? ये गेहूं, घी और शक्कर का हलवा होता है, जिसे दुल्हन की माँ बनाती है और दूल्हे के परिवार को देती है। वाह, ये तो बहुत पर्सनल टच हुआ। हाँ, ये सिर्फ प्रसाद नहीं, ये माँ के हाथ का आशीर्वाद है, जो नए रिश्ते की शुरुआत में दिया जाता है। नारियल और मिश्री का भी वही मतलब है, आने वाली जिंदगी मीठी और शुभ हो। ये परिवारों के बीच पहला कदम है, एक मीठी शुरुआत। अच्छा, कच्ची के बाद फिर पक्की मिस्री आती होगी। बिल्कुल, पक्की मिस्री, जो कि फॉर्मल सगाई है। आजकल लोग इसे रिंग सेरेमनी भी कह देते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर जाता है, और वो भी ढेर सारे उपहार लेकर, जिसे शगुन कहते हैं। शगुन, हाँ सुना है। दूल्हे की बहन और भाभी दुल्हन की गोद भरती हैं। कपड़े, गहने, कॉस्मेटिक्स, मिठाई, फल, बहुत कुछ होता है। और एक और चीज, दूल्हे की माँ दुल्हन की माँ को एक मिश्री का डब्बा, नारियल, मिठाई और कोई बर्तन देती हैं। ओके। और वो डिब्बा दुल्हन की माँ को सबके सामने खोलना होता है। सबके सामने क्यों? हाँ, ये शायद पारदर्शिता और सामाजिक स्वीकृति दिखाने के लिए होता है। फिर 7 सुहागिनें उस बर्तन पर स्वास्तिक बनाती हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेती हैं। 7 सुहागिनें, ये बार बार आ रहा है। हाँ, इनका बहुत महत्व है। ये सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। फिर पूजा होती है और जोड़ा एक दूसरे को अंगूठी पहनाता है। और शायद शादी की तारीख भी यही तो होती है। अक्सर हाँ, बड़े बुजुर्ग इसी मौके पर शादी की तारीख और समय भी तय कर लेते हैं। तो ये रस्म रिश्ते को बिल्कुल पक्का कर देती है। इसके अलावा कुछ परिवार शादी से पहले भराना सत्संग या माता की चौकी भी करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें झूलेलाल साईं या माता रानी से जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। और खूब नाच गाना भी होता होगा। बहुत। झूलेलाल के भजन गाए जाते हैं, और खास तौर पे लाडा, जो पारंपरिक सिंधी शादी के गीत हैं। लाड़ा? हाँ, ये शादी के माहौल में एक आध्यात्मिक पहलू जोड़ता है, पूरे समुदाय को साथ लाता है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। चलिए अब आते हैं शादी वाले दिन पर। फेरों से पहले भी काफी कुछ होता है, जैसे घरी पूजा या अन्न निकलना। गरी पूजा, हाँ, ये दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में होती है। इसमें क्या करते हैं? इसमें पुरोहित या कोई बुजुर्ग महिला 7 सुहागिनों को गेहूं देती हैं, और वो उसे चक्की में पीसने की रस्म करती हैं। चक्की में पीसना? जी। ये किस लिए? ये घर में धन धान्य और समृद्धि आने का प्रतीक है। मतलब अनाज घर में भरा रहे। अच्छा, कृषि से जुड़ा प्रतीक। बिल्कुल। और इसके बाद दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर में एक पुराना मिट्टी का दिया पैर से तोड़ते हैं। दिया तोड़ना, ये क्यों? ये शायद अतीत की किसी भी बुरी नजर या बाधा को खत्म करके एक नई और साफ शुरुआत करने का संकेत है। पुराने को हटाकर नए का स्वागत। एक और रस्म का जिक्र है, बोछनी। ये एक कढ़ाई वाली चादर होती थी। हाँ, बोछनी। पुराने जमाने में जब दुल्हन विदा होती थी, तो उसे इस बड़ी खूबसूरत कढ़ाई वाली चादर से ढका जाता था। इसे भी 7 सुहागिनें बनाती थीं। हाँ, शादी से पहले 7 सुहागिनें मिलकर एक सफेद चादर पर सुंदर फूलों की कढ़ाई करती थीं। दूल्हे के लिए भी दुपट्टे जैसा बनता था। ये शायद पवित्रता या सुरक्षा का प्रतीक रहा होगा। हो सकता है। और फिर से 7 सुहागिनों का मिलकर बनाना
उस सामूहिक आशीर्वाद और शुभकामना को दिखाता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म आती है, देव बिठाना, देव स्थापना। हाँ, देव बिठाना ये बहुत खास है। ये वैदिक भी है और सिंधी भी। कैसे? इसमें होता ये है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में एक पत्थर की चक्की को देवता का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। पत्थर की चक्की जो हाँ। आटा पीसने वाली होती है। हाँ, वही। उसे देवता का रूप मानते हैं। उसके साथ गौरी, गणेश और नवग्रह भी स्थापित होते हैं। शादी से एक रात पहले पूजा होती है। ये तो बहुत अनोखा है, रोजमर्रा की चीज को देव रूप देना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय रिवाज बड़ी धार्मिक परंपराओं से जुड़ जाते हैं। और इसके बाद घर का माहौल बहुत पवित्र रखा जाता है। मतलब मांस मदिरा वगैरह बिल्कुल बंद। एक तरह से घर को मंदिर बना देना शादी के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर शादी के दिन सुबह नवग्रह पूजा होती है। हाँ, गौरी, गणेश जो देव स्थापित किए हैं वो, और 9 ग्रहों की पूजा, ताकि शादी बिना किसी बाधा के मंगलमयी तरीके से संपन्न हो। ये तो कई और हिंदू शादियों में भी होता है, ग्रहों को शांत रखना। हाँ, ये उस बड़ी परंपरा का हिस्सा है। एक और रस्म का जिक्र है, सघरी। चंगेरी। हाँ, हाँ, इसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को न्योता देता है, किस लिए? ताकि दुल्हन शादी से पहले ही दूल्हे के परिवार वालों से थोड़ा मिलजुल ले, सबसे परिचय हो जाए। दूल्हे वाले दुल्हन के लिए मिठाई और तोहफे भी लाते हैं। अच्छा, मतलब माहौल को थोड़ा सहज बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। खासकर दुल्हन के लिए, कि वो नए लोगों के बीच थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे। और फिर आती हैं हल्दी और मेहंदी। हाँ, मेहंदी तो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन कहता है कि ये हमेशा से जरूरी नहीं थी सिंधी शादियों में। हाँ, पारंपरिक रूप से शायद उतनी अनिवार्य नहीं थी जितनी अब हो गई है। पर मेहंदी सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी है, तो अब खूब चलन में है। और हल्दी? हल्दी का उपटन भी लगाया जाता है मेहंदी से पहले, शुद्धता, नजर हटाना और सुंदरता बढ़ाने के लिए। आजकल तो खैर पार्लर वगैरह का भी चलन बढ़ गया है। हाँ, वो तो है। चलिए अब आते हैं शादी की मुख्य रस्मों पर। मामला और दिलचस्प हो रहा है। पहली है साठ। ये भी पूजन है। हाँ, साठ ये उन देवताओं के पास होती है जो स्थापित किए गए थे, गौरी, गणेश, चक्की वगैरह। पुरोहित या कोई बुजुर्ग महिला करवाती हैं। इसमें खास क्या है? इसमें 7 सुहागिनें दूल्हे के सिर पर सरसों का तेल डालती हैं और फिर हंसी मजाक में उसके कपड़े फाड़ देती हैं। कपड़े फाड़ देती है? सच में? हाँ। सुनने में अजीब लगे पर इसका गहरा मतलब है। क्या मतलब है इसका? ये दूल्हे के कुमारे जीवन के अंत और एक जिम्मेदार गृहस्थ जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब पुराने जीवन को सचमुच फाड़ कर पीछे छोड़ना। वाह, ये तो बहुत नाटकीय है ना? हाँ। और इसके बाद दूल्हा शादी होने तक अपने एनर के साथ कहीं और रहता है। एनर मतलब रक्षक, अक्सर जीजा या बहनों ही होते हैं। अच्छा, तो घर से बाहर ये भी उसी बदलाव का हिस्सा है? हाँ, फिर होती है तेल बुक्की। ये क्या है? तेल बुक्की, इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों को तेल लगाया जाता है। 7 सुहागिनें ही लगाती हैं। फिर से 7 सुहागिना। हाँ, कभी कभी तेल के साथ हल्दी और गेहूं के आटे का पेस्ट भी होता है। और इस रस्म के दौरान दूल्हे की माँ वो खास कपड़े पहनती हैं जो दुल्हन के परिवार से मिले होते हैं। अच्छा, इसके बाद स्नान होता है। इसका मकसद भी वही है, बुरी नजर से बचाना, शुद्ध करना, सुंदरता बढ़ाना। तेल वैसे भी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। हल्दी जैसा ही है पर तेल पर ज्यादा जोर है। हाँ, और माँ की विशेष पोशाक और सुहागिनों की संख्या इसे खास बनाती है। एक रस्म है माओ मटकी, माँ की मटकी। हाँ, माऊ मटकी। इसमें दूल्हे की माँ पानी से भरी एक मटकी सिर पर रखकर चलती है। अच्छा, और बाकी लोग? बाकी लोग सिंधी शादी के गीत यानी लाड़े गाते हैं और नाचते भी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मटकी और पानी? पानी जीवन का प्रतीक है। माँ जीवन देने वाली, तो ये माँ के आशीर्वाद, परिवार की खुशहाली और शायद उर्वरता का भी प्रतीक हो सकता है। ये माँ की भूमिका का एक तरह से उत्सव है। अब दूल्हा तैयार होता है शादी के लिए। डिक रस्म होती है ना? सेहराबंदी। हाँ, दिख। पारंपरिक रूप से तो ये सुबह भोर के तारे के समय होती थी, बिल्कुल सूरज निकलने से पहले। पर अब तो सुविधानुसार करते हैं। इसमें क्या होता है? दूल्हा तैयार होता है, उसका एनर उसे तैयार होने में मदद करता है और सिर पर सेहरा या मुकुट बांधता है। एनर की भूमिका काफी अहम लग रही है। हाँ, वो एक तरह से दूल्हे का सहायक और रक्षक होता है पूरी शादी में। और एनर रानी यानी एनर की पत्नी दूल्हे की आंखों में काजल लगाती हैं। नजर से बचाने के लिए। हाँ, नजर उतारने और सुंदरता के लिए। इस दौरान खूब पारंपरिक लाड़ा गाए जाते हैं, बैंड बाजा बजता है, परिवार नाचता है। फिर दूल्हा तैयार होकर बारात के साथ विवाह स्थल के लिए निकलता है। रास्ते में मंदिर जाकर आशीर्वाद भी लेते हैं।
शादी के दिन सुबह कलाई पर गाढ़ो धागो यानी लाल धागा भी बांधा जाता है। हाँ, पंडित जी दूल्हा और दुल्हन दोनों की कलाई पर पवित्र लाल धागा या कलावा बांधते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मांगते हैं। ये तो काफी आम है हिंदू रस्मों में सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, ये वही है। फिर दोपहर में रामसत होता है, ये क्या है? गेट टुगेदर? हाँ, रामसत। दोनों पक्ष मिलते हैं, नाश्ता पानी होता है, परिचय होता है, बातचीत होती है और यहीं पर वो बहुत खास रस्म होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नुख मटायोन। हाँ, नुख मटायोन। ये फिर से बताइए, ये है क्या? ये असल में एक तरह का औपचारिक दस्तावेजी कार्यक्रम है। दोनों परिवार अपनी अपनी स्थानीय सिंधी पंचायत के फॉर्मेट में एक चिट्ठा बनाते। चिट्ठा? किस चीज का? इसमें परिवार का पूरा परिचय होता है, दादा पक्ष, नाना पक्ष, सिंध में वो मूल रूप से कहाँ के थे, उनकी नुख क्या है। नुख मतलब गोत्र जैसा कुछ? हाँ, गोत्र जैसा ही परिचय का एक तरीका है। ये सारी जानकारी उस दस्तावेज में होती है। अच्छा, फिर पंचायत के प्रमुखों, जिन्हें मुखी कहते हैं, उनकी मौजूदगी में ये दस्तावेज एक दूसरे को दिए जाते हैं। मुखी उनका सत्यापन भी करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत फॉर्मल है। इसके बाद ही शादी को पंचायत यानी समुदाय की औपचारिक सहमति मिलती है। ये तो दिखाता है कि समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। शादी सिर्फ परिवारों का नहीं, पूरे समाज का मामला है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सिंधी समाज में पंचायत की केंद्रीय भूमिका और वंश परंपरा के औपचारिक प्रमाणीकरण को दर्शाता है। ये एक बहुत ही अनूठी रस्म है। इसके बाद निकलती है कंजम यानी बारात। हाँ, दूल्हा, परिवार, दोस्त सब नाचते गाते धूम धड़ाके के साथ छेज, सिंधी लोक नृत्य, डीजे, बैंड बाजा विवाह स्थल पहुंचते हैं। ये तो शादी का सबसे जोशीला हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। बारात पहुंचने पर अगवानी होती है, स्वागत। हाँ, दुल्हन का परिवार फूलों से, मालाओं से स्वागत करता है। मिठाई, चीनी, इलायची खिलाते हैं, गुलाब जल छिड़कते हैं। दुल्हन की माँ आरती उतारती हैं, दूल्हे को तिलक लगाती हैं, फिर दूल्हे के भाई वगैरह दूल्हे को उठाकर मंडप तक ले जाते हैं। इसमें खूब हंसी मजाक होता है। और जूते चुराने वाली रस्म भी यहीं होती होगी। हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं, वो मस्ती मजाक भी इसी स्वागत का हिस्सा है। बारात बैठ जाती है, फिर दुल्हन का प्रवेश होता है। हाँ, सजी धजी दुल्हन अपने परिवार और सहेलियों के साथ आती है। आजकल जयमाला भी खूब होती है। हाँ, जयमाला बहुत धूमधाम से होती है। हालांकि लेख कहता है कि ये पारंपरिक सिंधी रिवाज का हिस्सा नहीं थी पहले। अच्छा, ये भी बाद में जुड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे परंपराएं समय के साथ विकसित होती हैं, दूसरी संस्कृतियों से चीजें अपनाती हैं। मंडप में बैठने के बाद पेरे पूजाई होती है, पैर धोना। हाँ, पेरे पुजाई। इसमें दुल्हन के माता पिता दूल्हे को भगवान विष्णु का अवतार मानकर दूध और पानी से उसके पैर धोते हैं। ये तो दामाद के प्रति बहुत सम्मान दिखाने का तरीका है। बिल्कुल, अतिथि देवो भव की भावना है इसमें। फिर होती है पलव पली, गांठ बांधना। हाँ, पल्लव पली। इसमें दुल्हन की साड़ी या दुपट्टे का कोना दूल्हे के दुपट्टे या पटके से बांध दिया जाता है। ये गांठ कौन लगाता है? दूल्हे की बहन लगाती है और गांठ में चावल के कुछ दाने भी रखे जाते हैं। चावल क्यों? चावल समृद्धि का प्रतीक है और ये गांठ दो लोगों के जीवन के जुड़ने, उनकी साझा यात्रा और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अटूट बंधन। इसी समय कुछ खेल भी होते हैं, पैर मिलवाना, सिक्के ढूंढना। हाँ, पर्दा लगाकर पैर मिलवाए जाते हैं और दूध में सिक्के या अंगूठी ढूंढने वाला खेल भी होता है। थोड़ा मजाक, थोड़ी प्रतिस्पर्धा। एक और महत्वपूर्ण रस्म है हथियालो, हाथ मिलाना। हाँ, हथियालो। इसमें दूल्हा और दुल्हन के दाहिने हाथों को एक पवित्र लाल कपड़े या कलावे से बांधा जाता है। अच्छा, पल्लवपन्नी के बाद हाथ भी बांधते हैं। हाँ, ये उनके शाश्वत बंधन का एक और प्रतीक है और हाथ बंधे होने पर ही जोड़ा देवताओं से प्रार्थना करता है। ये एकता का बड़ा सुंदर चित्रण है। बिल्कुल, साझा प्रार्थना, साझा जीवन। फिर आती है वेदी यानी वेदी। हाँ, जहाँ यज्ञ कुंड होता है। फिर वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा, हवन और मंत्रोच्चार के साथ मुख्य विवाह संस्कार होते हैं। और इसके बाद होते हैं फेरे। यहाँ कुछ खास है ना? हाँ, फेरों में एक खास बात है। पारंपरिक सिंधी रिवाज में 7 नहीं बल्कि 4 फेरे होते हैं। सिर्फ 4? हाँ, और उससे भी दिलचस्प बात ये है कि पहले 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है
और आखिरी चौथे फेरे में दूल्हा आगे होता है। दुल्हन आगे चलती है? जी ये तो सामान्य हिंदू परंपरा से अलग है। बिल्कुल अलग है। आजकल कुछ पुरोहित 7 फेरे भी करवाने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से 4 ही थे और दुल्हन पहले नेतृत्व करती थी। इसका कोई खास मतलब? शायद ये गृहस्थ जीवन में दुल्हन की महत्वपूर्ण भूमिका या उसके नेतृत्व के किसी पहलू को दर्शाता हो। ये सिंधी परंपरा की एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, पेरों में संस्कृत मंत्र होते जी। हैं, जबकि बाकी रस्मों में सिंधी लाड़े गाए जाते हैं। हाँ, ये भाषा और परंपरा का एक दिलचस्प मिश्रण दिखाता है। मुख्य धार्मिक संस्कार वैदिक परंपरा संस्कृत में और बाकी उत्सव स्थानीय संस्कृति सिंधी में। फेरों के बाद सप्तपदी होती है, 7 कदम। हाँ, सप्तपदी। चावल के 7 छोटे ढेर रखे जाते हैं। दुल्हन हर ढेर पर अपना दाहिना पैर रखती है और दूल्हा उसकी मदद करता है। ये किस चीज का प्रतीक है? ये मिलकर जीवन की बाधाओं को पार करने और 7 वचनों का प्रतीक है। ये अखिल भारतीय सप्तपदी की अवधारणा से जुड़ता है, जिसमें आपसी सहयोग पर जोर है। और फिर आता है कन्यादान। हाँ, कन्यादान। ये बहुत ही भावुक क्षण होता है जब पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है और उससे हमेशा प्यार, सम्मान और देखभाल करने का वचन लेता है। जोड़े के हाथों पर पवित्र जल डाला जाता है। ये तो भारत की लगभग सभी संस्कृतियों में एक बहुत इमोशनल और महत्वपूर्ण रस्म है। बिल्कुल। चलिए, शादी हो गई। जी अब शादी के बाद की रस्मों पर आते हैं। हाँ। सबसे पहले तो विदाई। हाँ, विदाई, जिसे सिंधी में खास तौर पे छन्नार या छन्नर कहते हैं। छन्नार, छन्नर। हाँ, ये दुल्हन की अपने माता पिता के घर से विदा होने का बहुत ही भावुक पल होता है। आंसू भी होते हैं, आशीर्वाद भी। ये तो हर जगह ऐसा ही होता है। हाँ, विदाई की भावना तो यूनिवर्सल है। फिर दूल्हे के घर दुल्हन का स्वागत होता है, दातार रस्म। हाँ, दातार। दूल्हे का परिवार नई बहू का गर्म जोशी से स्वागत करता है। दुल्हन के पैर धोए जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी पैर धोते हैं? हाँ, और दुल्हन को दूध और पानी का मिश्रण दिया जाता है पीने के लिए, और फिर वो उसे घर में छिड़कती भी है। छिड़कती है? क्यों? ये घर में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं सास भी बहू के पैर धोती है। ये नई बहू की स्वीकृति और उसके आगमन से घर को मिलने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। अब आती है वो अनोखी रस्म, लूणो मा पानी, नमक मापना। हाँ, लूणो माँ पानी, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसमें होता क्या है ठीक से? दुल्हन अपनी अंजलि में नमक भरती है और उसे दूल्हे की अंजलि में डालती है। दूल्हे को वो नमक बिना नीचे गिराए वापस दुल्हन की अंजलि में डालना होता है। बिना गिराए? हाँ। और ऐसा 3 बार किया जाता है। फिर यही रस्म दुल्हन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी करती है। इसका मतलब क्या है? नमक क्यों? इसके 2 गहरे मतलब बताए जाते हैं। पहला, जैसी नमक भोजन में पूरी तरह घुल मिल जाता है, अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता, जी। पर स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही दुल्हन नए परिवार में पूरी तरह रच बस जाएगी, एकात्म हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर उपमा है ना? बिल्कुल। और दूसरा मतलब वफादारी से जुड़ा है। जैसे कहते हैं ना, मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा। तो ये दुल्हन के नए परिवार के प्रति निष्ठा और वफादारी का भी प्रतीक है। ये तो बहुत ही यूनिक और अर्थपूर्ण रस्म है। नमक जैसी रोजमर्रा की चीज का इतना गहरा सिंबोलिज्म। बिल्कुल, यही छोटी छोटी रस्में संस्कृति की खासियत होती हैं। शादी के अगले दिन देवनजी विदाई होती है, देवताओं की विदाई। हाँ, जो देव शादी के लिए स्थापित किए गए थे, गौरी, गणेश, नवग्रह, वो चक्की पुरोहित पूजा प्रार्थना के बाद उन्हें विदा करते हैं, मतलब हटाते हैं। जी। प्रसाद बांटा जाता है। अच्छा। और दूल्हे की माँ दूल्हा दुल्हन को दूध, चावल और चीनी के साथ निवाले खिलाती हैं। ये शादी की पवित्र रस्मों का एक तरह से समापन है। फिर गुजारनी होती है। हाँ, गुजारनी। ये दूल्हे के परिवार की तरफ से एक पार्टी या गेट टुगेदर जैसा होता है। खाना, गाना, नाचना। इसमें दुल्हन का अनौपचारिक रूप से दूल्हे के सारे रिश्तेदारों से परिचय कराया जाता है। ये आजकल के रिसेप्शन जैसा हुआ। हाँ, ये औपचारिक रिसेप्शन के तौर पर भी हो सकता है, या उसके बाद एक अनौपचारिक मिलन के तौर पर भी। मकसद यही है कि दुल्हन सबके साथ सहज हो जाए। एक और रस्म है सतावड़ो। सतावड़ो, हाँ, ये परंपरागत रूप से शादी के 7 दिनों के अंदर होती है, अक्सर अगले ही दिन। इसमें क्या होता है? इसमें दुल्हन का परिवार नवविवाहित जोड़े को दावत पर बुलाता है। इसे सतौरा भी कहते हैं, और दुल्हन कुछ समय के लिए मायके आती है।
अच्छा, मतलब ससुराल से थोड़ी राहत। हाँ, और यहाँ दूध पानी का एक मजेदार खेल भी खेला जाता है, जो शायद एकता और साझेदारी का प्रतीक है। ये सब करते हैं? लेख कहता है कि ये हर कोई नहीं करता। कुछ अमीर सिंधी परिवार इसे बड़े समारोह के तौर पर करते हैं, लंच या डिनर रखते हैं, और इसका समय भी शुभ मुहूर्त देखकर तय किया जाता है। अच्छा, तो इसमें भी थोड़ी भिन्नता है। हाँ, समुदाय के अंदर भी फर्क हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुल्हन के लिए मायके से ससुराल के ट्रांजिशन को आसान बनाना है। और आखिर में मजलिस का जिक्र है। हाँ, मजलिस ये अक्सर संपन्न अमीर सिंधी परिवारों में सारी रस्में और देव विदाई वगैरह हो जाने के बाद होती है। ये क्या है? पार्टी? हाँ, एक तरह की महफिल या डिनर पार्टी कह सकते हैं, जिसमें परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल होते हैं। इसमें नॉनवेज स्नैक्स या डिशेस और शराब भी परोसी जाती है। अच्छा। पहले कांसे के कटोरे इस्तेमाल होते थे, अब ग्लास। पारंपरिक लाडा गाए जाते हैं, नाच गाना होता है। मजलिस अरबी शब्द है जिसका मतलब ही सभा या महफिल होता है। तो ये एक खास किस्म का सेलिब्रेशन हुआ। हाँ, जो एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ, अमिल परिवार और उनकी उत्सव मनाने की प्रकृति को दिखाता है। तो हमने देखा कि सिंधी शादियों में कितनी सारी पड़ते हैं, कितनी रस्में हैं, हर एक का अपना मतलब है। और जैसा स्रोत में भी कहा गया, जगह और परिवार के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर जो हमने बात की वो आम तौर पर पाई जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ सामाजिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे? जैसे लेख में बताया गया है कि सिंधी समाज में दहेज मांगने को बहुत बुरा माना जाता है। हालांकि ये भी माना गया कि चोरी छिपे ये हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से इसकी कड़ी निंदा है। ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, पूज्य सिंधी पंचायत की भूमिका। ये आज भी सामाजिक गतिविधियों की देखरेख करने, आपसी सहमति से विवाद सुलझाने और शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में अहम रोल निभाती है। समुदाय का नियंत्रण और मार्गदर्शन। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सिंधी शादियां सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये परंपरा, आध्यात्मिकता, पारिवारिक बंधन और खुशियों के जश्न का एक बहुत ही समृद्ध ताना बाना है। बिल्कुल। ये संस्कृति को जीवित रखते हुए जीवन के एक इतने महत्वपूर्ण पड़ाव को मनाने का एक खूबसूरत तरीका है। वैदिक जड़ें हैं, स्थानीय सिंधी रिवाज हैं, समुदाय की भागीदारी है और समय के साथ कुछ बदलाव भी आए हैं। हाँ, यही सब मिलकर इन्हें अद्वितीय बनाता है। वो चक्की की पूजा, नुख मटायूण, चार फेरे, पंचायत की भूमिका और फिर जयमाला या मेहंदी जैसे नए तत्वों का जुड़ना, ये सब एक जीवंत, विकसित होती परंपरा का सबूत है। ये जानकारी वाकई बहुत गहरी और दिलचस्प थी। बहुत कुछ नया जानने को मिला। शुक्रिया। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आज की इस पूरी बातचीत से ना एक विचार या कहिए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो सीधे स्रोत से ही जुड़ा है। अच्छा, क्या? स्रोत ने दहेज की सामाजिक निंदा और स्थानीय पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक दौर में ये पारंपरिक सामुदायिक संरचनाएं जैसे पंचायत और ये सामाजिक मूल जैसे दहेज का विरोध, ये असल में जमीनी हकीकत पर कितने प्रभावी हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्या पंचायत का प्रभाव आज भी उतना ही मजबूत है, खासकर बड़े शहरों में? और क्या दहेज के खिलाफ जो सामाजिक सोच है वो वाकई में लेन देन को रोक पाती है? ये आधुनिक सिंधी जीवन और रिश्तों को शादी समारोहों से परे असल में किस तरह आकार दे रहे होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन असल में कैसे काम कर रहा है। हाँ, तो इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।